हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या-क्या पढ़ा है। तो हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने अभी तक 2 सब यूनिट कवर कर लिए। कौन-कौन से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, आइडियोलॉजी एंड फीचर्स। और सेकंड सब यूनिट जो कि है इंडियन फेडरलिज्म, स्ट्रक्चर, नेचर एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट सब यूनिट कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अपने आप में ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। टॉपिक तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बट हम ये तीनों के तीनों टॉपिक्स इसी लेक्चर में एकदम कंसाइज़, क्रिस्पी मैनर में बट डिटेल में कवर करेंगे। उतना पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और फिर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। यही सीरीज़ का लेक्चर नंबर 130 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ और हमारे बाकी के लेक्चर भी देखें। अगर आप हमारे इन सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में क्या बोला मैंने, क्या-क्या पढ़ेंगे? 3 टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। डिटेल में कितने डिटेल में होंगे, उतना ही हम कवर करेंगे जितना आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हम कवर करेंगे। इसका मतलब कंसाइज़ और क्रिस्पी रहने वाला है आज का लेक्चर। ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में मेंशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। अगर ऑप्शन में आर्टिकल 14 से लेके 32 हो, तब भी आप उसको करेक्ट मानेंगे, अगर 12 से 35 ना हो तो। एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 14 से लेके 32 तक हैं और आर्टिकल 12, 13 और उसके बाद 33, 34, 35 भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, पूछते हैं फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो हमने ये लिए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से पूछा जाता है, एग्जाम में रिपीट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मैग्ना कार्टा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। किसने बोला? ऑस्टिन ने बोला। ठीक है? क्या करते हैं फंडामेंटल राइट? इंडिया के सिटीजन्स को ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं, मींस पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं, लिबर्टी देते हैं, जस्टिस देते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी ही नहीं, इक्वालिटी ऑल स्फेयर्स में। तो क्या देते हैं ये? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ये सब चीज़ें हमें देता है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ? फंडामेंटल राइट्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं या नहीं? तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मतलब है इसका? कि ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो बस मिल गए, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कौन करता है? अगर उनका वायलेशन हो तो कौन एनफोर्स करता है? आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल का वायलेशन हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32
और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन रिपीटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हैं, क्वेश्चन बनता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं, आर्टिकल 12 कहता है। स्टेट क्या है? स्टेट मीन्स सरकार, स्टेट मीन्स सरकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हैं? स्टेट के खिलाफ हैं। यहां से आपने दो तीन चीजें क्या क्या याद रखनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो एक्स्ट्रा ये मेंशन नहीं है नोट्स में। तो आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट है क्या। भाई फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ है। तो आपको पता होना चाहिए ना स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है ये बात कौन करता है? आर्टिकल 12 करता है। क्या कहता है आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 डेफिनेशन देता है स्टेट की। तो स्टेट क्या है? स्टेट मीन्स सरकार, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स पार्लियामेंट, स्टेट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट का मतलब है लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायती बॉडीज हों या म्यूनसिपलिटीज हों। मीन्स हर वो गवर्नमेंट बॉडी, हर वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, हर वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के अंडर आता है वो स्टेट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ होते हैं? ट्रू और फॉल्स? नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी हो सकते हैं। मतलब खिलाफ मींस इन्फोर्सेबल अगेंस्ट। अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आपको कोई पूछे कि कोई प्राइवेट पर्सन है एबीसी, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? तो जी हाँ। जैसे अनटचेबिलिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको वो 8 घंटे के बजाय 15 घंटे काम करा रहा है, सैलरी बहुत कम दे रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो वो क्या है? वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन स्टेट है। आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत। क्या है छुआछूत? हम आगे बात करेंगे। किसी ने मुझे पूछा था, तो हम जब आगे आर्टिकल 17 में आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी हो, एक्सप्लॉइटेशन हो, यहाँ आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स कितनी तरह के हैं? तो आपको पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स कितनी तरह के हैं, तो कितनी तरह के हैं, कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी एक, राइट टू फ्रीडम दो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तीन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पाँच, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज 6। तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट थे? नहीं, हमारे पास थे 7 फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, और अब हमारे पास हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। आपको पता होना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कितने फंडामेंटल राइट थे? हमारे पास 7 थे। अब कितने हैं? अब 6 हैं। कौन सा हटाया है? राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था। कब किया गया था? ये किया था 1978 में। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा दिया गया था। कहाँ रखा था वो हम आगे बात करते हैं। और क्या क्या याद रखना है? सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक है राइट टू फ्रीडम। फिर पूछा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक, दो ही आर्टिकल हैं 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, और 31 को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कहाँ आता है? आर्टिकल 32 में आता है। तो ये क्वेश्चन इतने अगर ऊपर ऊपर से पेपर आए सिंपल, तो ये पूछे जाते हैं। डिटेल में भी हम देखेंगे, बट उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है? JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्जाम, उसके बाद JKAS
यूपीएससी प्रीलिम्स, बाकी भी जितने एग्जाम हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, आपने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक एक एक आर्टिकल याद करना है, यहाँ ही आपको याद हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल याद रखने हैं, यहाँ ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम में कौन कौन से बार बार पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है आर्टिकल 14, पूछा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज किसके अंडर है, आर्टिकल 14 के अंडर। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इसके बेस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कौन कहता है, आर्टिकल 15। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड कानून की नज़र में सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14। दो याद हो गए। उसके बाद आर्टिकल 15 में क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन होते हैं वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटीज के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी चाहिए, सब बराबर है। अब सब कैसे बराबर होंगे, कुछ ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है पढ़ाई के, या जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम रिजर्वेशन देकर हम उनको ऊपर लाएंगे। तो रिजर्वेशन किस में है, आर्टिकल 16 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रिजर्वेशन किस में है, आर्टिकल 16 में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये करता है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। अच्छा, यहाँ आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 मैंने कवर किए हैं। तो ऊपर मैंने बात की थी कि दो आर्टिकल स्टार्टिंग वाले आपको पता होने चाहिए, तो हल्का सा आर्टिकल 12 क्या बात करता है, ये मैंने बता दिया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है ये मैंने बता दिया। और आर्टिकल 13 आई थिंक रह गया है, तो 13 में क्या है, 13 आर्टिकल में है कि एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन इज इनवैलिड एंड विल बी स्ट्रक डाउन बाई कोर्ट्स। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो सरकार बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको कोर्ट जो है वो स्ट्रक डाउन कर सकता है, और इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये आर्टिकल 13 था जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 13, कोई भी आर्टिकल जो सरकार बनाती है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, वो इनवैलिड है, उसको कोर्ट जो है वो खारिज कर सकते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। 12-13 हो गया। आर्टिकल 14, कानून की नज़र में सब बराबर, कानून सबके लिए बराबर। आर्टिकल 15, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटीज को हम रिजर्वेशन देकर ऊपर लाएंगे। तो रिजर्वेशन पूछा जाता है किस में है, 16 में है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी कानूनी जुर्म है और इसको खत्म करने की बात करता है आर्टिकल 17। अब ये अनटचेबिलिटी क्या है, मुझे किसी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने बोला मैं 17 में बताऊंगा। एग्जाम में मोस्टली फंडामेंटल राइट्स में से अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जाए तो वो यही पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंडर है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, 17 खतरा। तो अनटचेबिलिटी होता क्या है, जैसे हमने परिहार को पढ़ा था, साउथ इंडिया में हमने देखा, या हमने बी आर अम्बेडकर को पढ़ा था, तो अब हमने वहाँ क्या देखा कि दलित कम्युनिटी के लोगों को जहाँ किसी स्पेसिफिक जगह से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी कि आप दलित हैं, तो यही है अनटचेबिलिटी, ठीक है। टेम्पल में एंट्री नहीं थी दलित के लोग, दलित समाज के लोगों को, तो यही है अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो अ, जो बड़े मीन्स जो टॉप वर्न्स हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके साथ इनके बराबर में बैठ के खाना खाने की इजाज़त नहीं होती वर्ण सिस्टम में दलित समाज को या शूद्रास को, तो ये क्या है, यही है अनटचेबिलिटी, ठीक है। समझ आ गया।
चलिए, तो 17 क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए सरकार कानून भी बना सकती है, कानून बना के पनिश कर सकती है। तो ऐसा कोई कानून है? हाँ, ऐसा एक कानून है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को आया था। हिंदू लॉ एक्ट कब आया था? हिंदू मैरिज एक्ट याद करो, 1955। तो उसी साल में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी आया था। बाद में 1976 को इसका नाम बदल के रख दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 या ऑफेंसेस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 क्या है? ये पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं अनटचेबिलिटी, अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स खत्म करने की बात करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री में महाराजा का टाइटल लोगों को दिया जाता था, महाराजा, महाराजा दिराज, शहनशाह। ठीक है, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं ना। तो ये जो टाइटल हैं ये नहीं दिए जाएंगे, ये समाज में डिवीजन क्रिएट करते हैं। चौधरी साहब, खान साहब, ऐसे टाइटल। तो ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। कौन एकेडमिक टाइटल्स या मिलिट्री टाइटल्स जो आप मेहनत करके, आप खून पसीने की मेहनत करते हैं, जब अपना खून पसीना अपना बहाते हैं, तो वो वाले टाइटल जो आप लेते हैं वो रख सकते हैं। जैसे किसी ने पीएचडी करके डॉक्टर लगा दिया, एमबीबीएस करके डॉक्टर लगा दिया, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर लगा दिया, जो आर्मी के कैप्टन, ऐसे जो आर्मी के टाइटल होते हैं, मीन्स जो भी आपने मेहनत करके आपने टाइटल कमाए हैं वो टाइटल तो आप रखेंगे। बट ये देसी वाले टाइटल, चौधरी साहब, खान साहब, फलाना साहब, महाराजा साहब, ये सारे टाइटल नहीं होंगे। तो राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ लिया 14 से 18, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। 15 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगी। 16 रिजर्वेशन दी जाएगी जो पिछड़े हैं। 16 टाइटल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 टाइटल 18। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22। तो कभी कभी इतना ही पूछा जाता है, डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 19 बात करता है 6 फ्रीडम्स की। ठीक है, 6 फ्रीडम्स की। ओरिजिनली 7 हुआ करती थी, ये असल में यहाँ गलत लिखा गया है। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। तो ये वो बात कर रहा है, इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम की बात करता है। कौन कौन सा पूछा जाता है? आर्टिकल 19 कितने फ्रीडम्स की बात करता है? 4, 5, 6, 7, 6 फ्रीडम। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं हथियारों के बगैर। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, घर बना सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी आप बकवास कीजिए, वायलेंस हो जाए जिससे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को मद्देनजर रखते हुए कि हम सोवरन कंट्री हैं, तो हमारी सोवरेनिटी को आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई मीन्स असर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप सरकार के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दें, दुश्मन मुल्क के बारे में तारीफ करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। तो 6 कितनी फ्रीडम्स हैं? 6। कौन कौन सी देख ली। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एज सच पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आर्टिकल 20 के अंडर आता है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है किस में आता है? तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 के सेक्शन 1 में आता है। क्या है ये सिंपल भाषा में अगर बात करें हम, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स कोई एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज करो आज के दिन में सरकार ऐलान करती है कि आज से कोई भी अगर दारू पिएगा, ड्रिंक करेगा या स्मोक करेगा तो ये एक क्राइम है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। तो जिन्होंने कल या ये कानून बनने से पहले दारू पी है या स्मोकिंग किया है, उनके ऊपर वो कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। यही है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जब से कानून बना है तब से वो लागू होगी चीजें, उससे पहले नहीं। फिर नो डबल जियोपॉर्डी, इसमें ये क्या है?
एक ही आपने कोई एक क्राइम किया है तो उस क्राइम की आपको सज़ा मिल गई है, तो अब सेम क्राइम की सज़ा आपको दोबारा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही केस में आप गवाह नहीं हो सकते, या आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, अगर आपको पता है आपने क्राइम किया है, तो कोई आपको मार के फ़ोर्स से ज़बरदस्ती डरा धमका के ये कबूल नहीं करा सकता कि आप बताओ, साइन करो, आपने क्राइम किया है। ठीक है? मीन्स आप अपने विटनेस नहीं हो सकते। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 1 में आता है। नो डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 के सबसेक्शन किसमें आता है? सबसेक्शन 2 में आता है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 3 में आता है। ठीक है? चलिए समझ आ गया। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो राइट टू लिबर्टी फंडामेंटल राइट है, लोग बात करते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है, पूछा जाता है। ठीक है? बाद में ये एक्सपेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। आप एक आपके आसपास एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है आपके घर के पास कोई आग लगा दे और वहाँ उसके स्मोक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपके घर के बाहर कूड़े का गंद का एक ढेर लगा दे, इन्वायरमेंट उसके मीन्स इन्वायरमेंट को गंदा कर दे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो ये फंडामेंटल राइट में आता है। स्पीडी ट्रायल, जल्दी जल्दी ट्रायल करना, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। बाद में ये 21A के अंडर आ गया था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है राइट टू एजुकेशन आज क्या है? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। लीगल एड, डिग्निटी, इंटरनेट एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें आज फंडामेंटल राइट में डाल दी गई हैं। एक यूपी के किसी एग्जाम में एक पूछा गया था कि राइट टू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये भी इनडायरेक्टली आर्टिकल 21 के अंडर आएगा, राइट टू लाइफ के अंडर आएगा। ठीक है? आप इसका स्कोप अपने आप देख सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। आर्टिकल 21A बात कर ली हमने, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये 21A के अंडर आता है। कब आया था ये? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था? 86th अमेंडमेंट कब? 2002। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू लाइफ 21, राइट टू प्राइवेसी 21, क्लीन इन्वायर नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट 21, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 20। ठीक है? नेक्स्ट है 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, डिटेन कर लेता है, उसको आपको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 22। क्या आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको बताया जाएगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपको वारंट दिखाए जाएंगे, आप एक लायर कर सकते हैं, कंसल्ट एक वकील कर सकते हैं अपनी ज़मानत के लिए, और आपको 24 घंटों के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है? इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन अप टू 3 मंथ है, और ये एक्सटेंड की जा सकती है एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा ये पार्लियामेंट बनाती है, इसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है, जैसे NSA 1980 का है। बट क्या आपको याद रखना है? सिंपल इतना पूछा जाएगा आपको, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल, कौन कौन सा? आर्टिकल 23 से 24। आपको कोई एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, इसके लिए दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। 24 जो है वो बच्चों के लिए है, और 23 जो है बड़ों के लिए है। याद रखना है आपने, मैंने याद रखा था C से चिल्ड्रन, तो C से 24, कुछ भी याद रख लो। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, इंसानों से जो भीख नहीं मंगवाई जा सकती, ज़बरदस्ती फोर्स लेबर पूछा जाता है किसके अंडर है? फोर्स लेबर 23, भीख मांगना बेगिंग 23, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप उसके लिए भीख मांगिए। कोई जैसे पहले स्लेवरी थी, इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, स्लेव रखा जाता था, या प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता था, सेक्स वर्कर बना दिया जाता था, तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं आर्टिकल 23 के अंडर। पार्लियामेंट इम्पावर टू मेक लॉज, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, तो इसमें पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर
तो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे कानून बनाओ कि इंसानों की ट्रैफिकिंग ना हो, फोर्स लेबर ना हो, क्या सज़ा दी जाएगी, जिसके लिए है भी हमारे पास बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 का। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, हैजार्डियस जॉब्स। मीन्स सख्त किस्म की जो जॉब्स हैं, सिंपल सी बात है, 14 साल से छोटे बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ज़बरदस्ती आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप किसी से भीख नहीं मंगवा सकते। आर्टिकल 20 नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको आज़ादी है, आप किसी बिलीफ को मानिए, किसी भी रिलीजन को आप मानिए, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। आर्टिकल 27 नो कंपल्शन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन और ऑफ स्टेट फंड्स। सरकारी स्कूल्स में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये आपको एक एक आर्टिकल बेशक ना याद रहे, यहाँ से आपको सिंपल पूछा जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 से लेके 28 तक। ठीक है। बट 23 और 24 दोनों पता होने चाहिए अलग अलग, 22 पता होना चाहिए, 21A 14 से लेके और 14 से लेके 22 तक, 14 से लेके 24 तक तो आपको एक एक आर्टिकल याद रखना है। ये आपको अगर अलग 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 नहीं भी याद रखते, इतना पता होना चाहिए 25 से 28 तक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इतना पता होना चाहिए आपको कि 29 से 30 में आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अंदर से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू कंजर्व कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। भाई माइनॉरिटीज जो हैं अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को वो कंजर्व करके रख सकते हैं। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? जो परसेंटेज के हिसाब से कम होते हैं। जैसे इंडिया में लगभग 80% हिंदूज हैं, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, सिख माइनॉरिटीज़ में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में है, तो ये सब। ठीक है। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 44th अमेंडमेंट क्लैरिफाइड माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन कांट बी नेशनलाइज या डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन ग्रांट्स। तो इसमें आपने सिंपल इतना याद रखना है 29 से 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, आर्टिकल 29। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? 32 के अंडर आता है। कौन से आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 को। किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 32 क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें राइट देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 5 रिट्स के द्वारा हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। कौन कौन से रिट्स हैं? ये रिट्स आपने याद रखने हैं, ये रिट्स हम अभी नीचे पढ़ेंगे, पहले ये देख लो। रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 2 to 6 के द्वारा हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। कौन ये पावर देता है? आर्टिकल 32। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्यों? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। हाई कोर्ट जो सकते हैं हम फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर पर्पस। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। और क्या है इसका इंपॉर्टेंट टूल? है रिट जुरिस्डिक्शन, एक पावरफुल टूल है जुडिशियल रिव्यू के लिए। क्या मतलब? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने याद रखना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? आर्टिकल 32। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में? आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप 5 रिट्स के द्वारा डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन कौन सी 5 रिट्स हैं? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हैबियस कॉर्पस,
कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरेरी। कैसे याद रखेंगे इसको? सर्शोरेरी नहीं याद होता, टफ रहता है, तो सर्शोरेरी, क्यू वारंटो। 5 रीड आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं अभी हम आपको बता देंगे, आपके दिमाग में डाल दिए जाएंगे। हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरेरी और क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी रीड्स हैं? 5 रीड्स हैं। कौन सा आर्टिकल? 32 के अंडर। फर्स्ट रीड, हैबियस कार्पस। कार्पस का मतलब क्या होता है? कार्पस का मतलब होता है बॉडी। कार्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? मैच करने के लिए पूछा जाता है। 5 रीड्स होंगी, आगे पूछे जाएंगे ये वाले वर्ड, ये वाले वर्ड। तो हैबियस कार्पस के साथ आप मैच करेंगे। कार्पस का मतलब बॉडी होता है, तो आप बात करेंगे टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी मतलब सपोज करो आपका एक दोस्त है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है? तो आपने एक वकील किया, एक एडवोकेट किया, लायर किया, आप सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट में रिट के द्वारा। कौन सी रिट? हैबियस कार्पस के द्वारा। हैबियस कार्पस पुलिस को बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट पुलिस को बोलेगा कि टू हैव द बॉडी, भाई जो पर्सन आपने अरेस्ट किया है उसको कोर्ट में पेश करो। सिंपल सी बात। हैबियस कार्पस टू हैव द बॉडी। पर्पस क्या है? जो पर्सन अरेस्ट किया है आपका दोस्त अनलॉफुली, उसको रिलीज करवाना। उसकी पर्सनल लिबर्टी, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में बात की थी, उसको सेफगार्ड करना। कौन? आपके दोस्त को अरेस्ट किया है, तो आपका दोस्त भी फाइल कर सकता है, बट वो तो अरेस्टेड है, तो उसके बदले में आप भी कर सकते हो, या कोई वकील भी कर सकता है फाइल। हैबियस कॉर्पस कौन फाइल कर सकता है? जो डिटेनी है वो भी, या कोई डिटेनी का फ्रेंड, कोई एडवोकेट। एक्सेप्शन है इसमें, हाँ। नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लॉफुल डिटेंशन। अगर प्रॉपर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है तो वहां आप हैबियस कॉर्पस को, वहां बेनिफिट हैबियस कॉर्पस का नहीं ले सकते। या आपने कोर्ट के किसी ऑर्डर का वायलेशन किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, वहां आप पे हैबियस कॉर्पस आप नहीं लगा सकते। या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, जैसे आप अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया है जो समाज के लिए खतरा है और प्रॉपर तरीके से किया है, तो उसके खिलाफ भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता। तो हैबियस कॉर्पस में फर्स्ट क्वेश्चन, टू हैव द बॉडी, सेफ गार्ड किया जाता है आर्टिकल 21 के अंडर, पर्सनल लाइफ लिबर्टी, ठीक है? फाइल कौन कर सकता है? वो पर्सन भी, आप भी, या कोई वकील भी। कहाँ कहाँ हैबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता? जब लॉफुल तरीके से किसी को डिटेन किया हो, किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो, या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। तो इतना ही पूछा जाता है हैबियस कॉर्पस से। नेक्स्ट है सेकंड रीड, मेंडेमस। मेंडेमस, मेंडेमस में एम है, एम में कमांड है। हम आपको कमांड करते हैं। क्या कमांड करते हैं? मेंडेमस कब इशू किया जाता है? सपोज करो आपका कोई काम है डिप्टी कमिश्नर के पास में, जो उसकी ड्यूटी है आपका काम करना, वो सिविल सर्वेंट है। डिप्टी कमिश्नर आपका काम नहीं कर रहा, डिप्टी कमिश्नर आपका काम नहीं कर रहा, आपका कोई लैंड का केस है, तो वो गोलमोल कर रहा है, गोलमोल कर रहा है, नहीं काम कर रहा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मैंडेमस इशू करवा सकते हैं, या हाई कोर्ट में जाकर आप मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226 के अंदर, ठीक है? मैंडेमस में क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट बोलेगा कि हम आपको कमांड करते हैं कि आप ये काम करिए। किसको कमांड कर सकता है? गवर्नमेंट को, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को, कॉरपोरेशन को, कि अपनी ड्यूटी निभाइए। तो डीसी आपका काम नहीं कर रहा था, कोर्ट ने डीसी को बोला कि इस पर्सन का काम करना तेरी ड्यूटी है और ये कीजिए। किस किस के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता? आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है? आपने घर में कोई नौकर रखा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा, आप उसके खिलाफ मैंडेमस इशू थोड़ी कर पाएंगे। कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे, जनाब मेरा नौकर है, ये काम नहीं कर रहा, नहीं होगा। प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं होगा जब वो गद्दी पे है, जब वो ऑफिस में है। गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस नहीं होगा। और जज जो जुडिशरी का काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैंडेमस नहीं इशू होगा, ठीक है? तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना, मीन्स टू फॉरबिड। तो मैच करने के लिए आए टू फॉरबिड, किसके साथ करोगे? प्रोहिबिशन के साथ। मैच करने के लिए आए वी कमांड, किसके साथ करोगे? मैंडेमस के साथ। मैच करने के लिए आए टू हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस।
ठीक है। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड मतलब क्या है? मतलब कोई लोअर कोर्ट है, वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के काम कर रहा है, तो हायर कोर्ट जो है वो उसको प्रोहिबिशन इशू कर सकता है। इशू बाय अ हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को इशू करता है प्रोहिबिशन कि आप जो ये कर रहे हैं ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ये मत करिए, हम आपको रोक रहे हैं। ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, पूछा जाता है जजमेंट से पहले इशू होता है। तो बिफोर जजमेंट कौन क्या इशू होता है? प्रोहिबिशन। प्रिवेंटिव कौन सा है? प्रोहिबिशन। रोक रहे हैं उसको गलत करने से, लोअर कोर्ट को गलत कराने से हायर कोर्ट रोक रहा है। नेक्स्ट क्या है? सर्शोरेरी। सर्शोरेरी टू बी सर्टिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच करने के लिए आएगा सर्शोरेरी, तो आप मैच करेंगे टू बी सर्टिफाइड। ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, बट लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, कोई फैसला दे दिया है, तो हायर कोर्ट जो है वो सर्शोरेरी इशू करेगा, बोलेगा कि ये जो आपने डिसीजन दिया है ये गलत है, इसको क्वैश कीजिए, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। मीन्स आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के काम किया है, गलत है, ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया है आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है, इसलिए हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप इसको क्वैश कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ये जजमेंट के बाद इशू होता है। तो जज बिफोर जजमेंट प्रोहिबिशन, आफ्टर जजमेंट सर्शोरेरी, प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन, बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्शोरेरी। लास्ट है क्यू व्रंटो। क्यू व्रंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, आपके वहाँ सपोज करो आपके पड़ोस में एक तहसीलदार का ऑफिस है, तो तहसीलदार के ऑफिस में कोई ऐसे ही पर्सन उठ के बैठ गया, तहसीलदार की चेयर पे बैठ गया है, लेट अस सपोज कोई पटवारी बैठ गया है, तहसीलदार का काम कर रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन ऐसी चेयर पे बैठ गया है गलत तरीके से, तो कोर्ट क्यू वारंटो इशू करेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग या यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू। ठीक है, एंश्योर पब्लिक ऑफिस आर नॉट अपसर्व्ड अनलॉफुली, कोई पब्लिक ऑफिस का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, इसलिए कौन सा इशू होता है? क्यू वारंटो। कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं जिसके साथ गलत हो रहा है इसको कोई भी इशू करवा सकता है, फाइल कर सकता है। तो क्यू वारंटो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 की 5 रीड। फर्स्ट, आपके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है, हैबियस कॉर्पस, बॉडी को पेश करो। नेक्स्ट, एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, तो मैंडेमस, हम आपको कमांड देते हैं ये काम कीजिए। नेक्स्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है अगर लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के काम करे, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। सर्शोरेरी टू बी सर्टिफाइड मीन्स हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्वेश करने के लिए कहता है अपने डिसीजन को जो उसने दिया है। और क्यू वारंटो, आप किस अथॉरिटी से, पटवारी साहब किस अथॉरिटी पे आप बैठे हो तहसीलदार की चेयर पे। ठीक है, जस्ट ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर ने बोला। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। अच्छा, रिट्स जो हैं वो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट रिट इशू कर सकता है? नहीं कर सकता, बट अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो तब कर सकता है। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इशू रिट। हैबियस कार्पस किसको कहा जाता है? बुल वर्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हैबियस कार्पस को। तो प्रोहिबिशन और सर्शोरेरी में क्या डिफरेंस है? मेन जो हमने देखा, प्रोहिबिशन मींस बिफोर जजमेंट दी जाती है, रोका जाता है कि ऐसा मत कीजिए, और सर्शोरेरी आफ्टर जजमेंट क्वैश करने को बोला जाता है जो आपने ऑर्डर किया है लोअर कोर्ट में। कुछ एक्सेप्शंस हैं आपने याद रखनी है। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहले आर्टिकल 33 आपने याद रखना है, फिर बात करते हैं। आर्टिकल 33 क्या बात करता है? आर्टिकल 33 कहता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है जो आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स पर लिमिट लगा सकते हैं। पार्लियामेंट कैन लिमिट और रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, किसके? आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के। दूसरा, आर्टिकल 34 कहता है कि आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है
कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के जब मार्शल लॉ लगा हो, जब इमरजेंसी लगी हो। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान की वार चल रही है, तो यहाँ आपको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स सरकार सस्पेंड कर सकती है आर्टिकल 34 के अंडर। क्या फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर नेशनल्स पे एलिजिबल एप्लीकेबल हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ हैं, बट सारे के सारे नहीं। फॉरेनर्स को आर्टिकल 15, 16 और 19 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 याद रखना है फॉरेनर को, ये फॉरेनर पे एप्लीकेबल नहीं। आर्टिकल 21 तो सब पे है, राइट टू लाइफ, फॉरेनर पे भी। फॉरेनर काउंट क्लेम्स आर्टिकल 15, 16, 19। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं और केसेस हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में पहली अमेंडमेंट हुई थी, जहां जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 21 के अंडर, वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, वहां कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए, अगर राइट टू फ्री स्पीच है आपके पास तो आप भड़काऊ भाषण दीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 1978, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, 1978 में इसको लीगल राइट, आज के टाइम में एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A के अंडर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केशवानंद भारती केस 1973 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मीन्स अगर आप फंडामेंटल राइट को अमेंड करते हैं कीजिए, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के एंड पार्ट में मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा, बना दिए हैं मैंने नोट्स। ठीक है, मनेका गांधी 1978, जब फंडामेंटल राइट्स को एक्सपेंड किया गया था, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया था एक्चुअली, राइट टू जो मैंने आपको बोली और चीज़ें जो बढ़ा दी गई थी। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का केस है, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, कौन कहता है? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। ठीक है, यहाँ से केशवानंद भारती तो 1000 बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपीज का वायलेशन हो तो नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के तहत। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है जी, मार्शल लॉ के टाइम किया जा सकता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 एंड 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा सकती है, आर्टिकल 33, 34 ये बात करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 32, जहां इंडिविजुअल सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ठीक है, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने कवर कर लिए हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, 23 बड़ों के लिए, 24 छोटों के लिए, बच्चों के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29, 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। 32 के अंडर 5 रिट्स हैं हमारी। हैबियस कार्पस टू हैव द बॉडी, मैंडेमस हम कमांड देते हैं ये काम कीजिए। प्रोहिबिशन आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हो, आपको हम रोकते हैं। सर्शोरेरी आपने ये गलत किया है, क्वैश कीजिए। क्यू वारंटो आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पर बैठे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल राइट किस में थे? पार्ट 3 में। डीपीएसपी किस में होंगे? डीपीएसपी कैसे याद रखेंगे? 1, 2, 3, 4, तो पार्ट 4 में। आर्टिकल 36 से लेके 51, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा आर्टिकल? 36 से 51 किस पार्ट में?
फोर्थ में। और कब पूछा जाता है हमने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है, तो ये बात करते हैं डीपीएसपी, पूछा जाता है। ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी मैच करने के लिए आएगा वेलफेयर स्टेट या सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो आप मैच करेंगे डीपीएसपी के साथ। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल थे, तो डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, कांट बी एनफोर्स थ्रू कोर्ट। ठीक है, बट ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, आर्टिकल 37 कहता है, आर्टिकल 37 कहता है फंडामेंट डीपीएसपी जरूरी है, फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। बट अगर सरकार नहीं अप्लाई करती डीपीएसपी, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कोर्ट चले जाएं, दे आर नॉट जस्टिसेबल। दे गाइड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू फ्रेम पॉलिसीज एंड लॉज। ये गाइड करते हैं लेजिस्लेचर्स को और एग्जीक्यूटिव्स को पॉलिसीज बनाने के लिए और लॉज बनाने के लिए। पूछा जाता है कौन गाइड करता है, तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट नहीं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को कहा जाता है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस किसको कहा जाता है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को किसने बोला था, ऑस्टिन ने। ठीक है, अब फंडामेंटल डीपीएसपी कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, फर्स्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहां से आपने एक एक आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो पूछा जाता है आज तक, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है, पार्ट पूछा गया है, तो फोर्थ पार्ट, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है, डीपीएसपी। जस्टिसेबल हैं या नहीं, नहीं है, इतना पूछा गया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं बता दूंगा जो पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल एम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इनइक्वालिटी कम हो और सबको जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। कौन बात करता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल और मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, कौन बात करता है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मर्द औरत के लिए बराबर सैलरी मिलनी चाहिए सेम काम के लिए। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अमीर बनते जाएं और सारी वेल्थ उनके पास चली जाए। और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन एंड यूथ। आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड की बात करता है, इक्वल जस्टिस की बात करता है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। राइट टू वर्क की बात 41 करता है, राइट टू एजुकेशन की बात भी करता था ये, पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस की बात करता है। राइट टू एजुकेशन पहले आर्टिकल 41 में थी, तो बाद में 21 ए में भी आ गई। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम करने की, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज की बात करता है, आपको अच्छी खासी वेज मिले जिससे आपका गुजारा चल पाए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। 43 ए कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, 42nd अमेंडमेंट से ये डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 47 कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मतलब खाने में आप ड्रग्स वगैरह ऐसी चीज़ें इन नहीं, ड्रग्स में या ड्रिंक्स में आप केमिकल्स या टॉक्सिन टाइप की चीज़ें नहीं डाल सकते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल बेटर होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ बेटर होनी चाहिए। ये बात कौन करता है, आर्टिकल 47। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। और कौन कौन सा पूछा गया है, फ्री लीगल एड पूछा गया है, किसके अंडर है, 39 ए के अंडर पूछा गया है। फिर एक पूछा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, और प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 39, ये भी एक पेपर में कहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी की फिलासफी पे चलते हैं। गांधी की फिलासफी इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूड है। जैसे गांधी की फिलासफी क्या थी, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं गांधी, विलेज बेस्ड इकानमी की बात करते हैं, और नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया थ्रू आर्टिकल, थ्रू डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। बाद में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट करवा के 90s में हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया,
किसको, जिसके द्वारा हमने बनाई क्या, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कौन करता है, आर्टिकल 40। गांधी कहते थे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, विलेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, आर्टिकल 43 में बात होती है। प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs वीकर सेक्शन, आर्टिकल 46। प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स, 47। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और प्रोहिबिट करो काऊ की स्लॉटरिंग को, आर्टिकल 48। प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97th अमेंडमेंट 2011 के तहत ऐड किया गया था 43B में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, आर्टिकल 40 याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जस्टिस और इंटरनेशनल पीस। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो DPSP आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखना है, और यहाँ से एटलीस्ट आपको लीगल एड 39A और 39 और 47 43A ये याद रखने हैं, बट 44 और 40 तो बहुत बार रिपीट होते हैं, मीन्स 1000 बार रिपीट होते हैं, ऐसा समझो, ये दो भूलने नहीं है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल टिल एज ऑफ 6, 86th अमेंडमेंट 2002 में डाला गया था। साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था। आर्टिकल 48A इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारी मोनूमेंट्स को प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 49 करता है, पूछा गया है किसी पेपर में, देखा है मैंने। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मेंटेन जस्ट रिलेशन एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 51। तो इंटरनेशनल पीस की बात, इंटरनेशनल रिलेशन की बात, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 51। तो यहाँ से आर्टिकल 44 और आर्टिकल 50 और आर्टिकल 49 आप नहीं भूलोगे, ठीक है। एटलीस्ट 44, 51 और 40 ये तीन तो बिल्कुल नहीं भूलने ये आते हैं। तो सारे के सारे मैं बता देता हूँ मैं अब फिर से एक बार। एक तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए 36 से 51 तक है DPSP पार्ट 4, आर्टिकल 38, 39, 39A तीन यहाँ से, आर्टिकल 40 और 44, 51 ये तो नहीं भूलने चाहिए, तीन चार बाकी आप देख लो। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है DPSP के रिलेटेड। 42nd अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं हम 1976 जिसमें फ्री लीगल एड डाला गया था 39A, वर्कर पार्टिसिपेशन डाला गया 43A, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 48A, ठीक है। तो 48A भी इंपॉर्टेंट है, 39A भी है, ये पूछा जाता है, तो अगर आप याद कर लेंगे ये तीन तो और अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए। 44th अमेंडमेंट 1978 gave precedence to DPSPs। 86th अमेंडमेंट 2002 चेंज आर्टिकल 45 एजुकेशन अप टू 6 ईयर की बात जिसमें की गई थी उसको 21A के अंदर फंडामेंटल राइट में डाला गया, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 97 अमेंडमेंट 2011 एडेड आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कौन करता है, DPSP आर्टिकल 43B। लैंडमार्क केसेस हैं कुछ, चंपाकाम डोरे राजन 1951 जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको DPSP ओवरराइड नहीं कर सकता। DPSP कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, DPSP कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स कौन कहता है, चंपाकाम डोरे राजन 1951। केशवानंद भारती केस तो 1000 बार रिपीट होता है 1973। फंडामेंटल राइट DPSP में बैलेंस की बात करता है और बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें नेक्स्ट लेक्चर के में हम डिटेल में कवर करेंगे। मिनर्वा मिल्स 1980 हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। उन्नी कृष्ण 1993 राइट टू एजुकेशन ड्राइव फ्रॉम, ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन 21 और 41 और 45 से ड्राइव हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये पूछा जाता है, ये
मिनर्वा मिल्स पूछा जाता है और पूछा जाता है केशवानंद भारती। ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 4 A में है। तो इसका मतलब अमेंड करके डाले होंगे। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो कौन सा आर्टिकल है? 51A फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A सेकंड क्वेश्चन। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज? स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब ये अमेंडमेंट होता है 1976, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज 2002 में डाली गई थी 86th अमेंडमेंट के द्वारा। ये जस्टिसेबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, बट पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, वो दे सकती है, कैन प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज थ्रू लॉ। कंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 को ये कंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A पार्ट 4A, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले 10 ड्यूटीज थी, बाद में 11th ऐड की गई 19 कब 86th अमेंडमेंट 2002 में। जस्टिसेबल नहीं है। तो इतने ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इनमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी नहीं है। आपने इसको अच्छे से 2-3 बार देखना है या 2-3 बार पढ़ना है तो आपको याद आ जाएंगी। 51 में ए में पहले 10 थी, एक बढ़ गई, टोटल 11 होंगी। क्या क्या है पूछा जाता है? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल। ये क्या है? तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या? नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो। मीन्स कुछ अच्छी अच्छी बातें जो अच्छे अच्छे सिटीजन्स को करनी चाहिए, वही है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, अपने आइडियल्स को रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्लैग को रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, आप समझ सकते हैं। प्रोटेक्ट करो अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को। डिफेंड करो कंट्री को जब आपको की ज़रूरत पड़ती है कंट्री को। प्रमोट करो हार्मनी को और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज। हम यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, बट इन सब के बीच में एक भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। कोई डेरोगेटरी गंदा वर्ड नहीं यूज़ करना फीमेल के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी कास्ट के लिए, ठीक। और हमारा जो कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है इंडिया का, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें। हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, झील, झरने, दरिया, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीज़ों को हमने इनका ध्यान रखना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। पूछा जाता है ये फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी है, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर फंडामेंटल ड्यूटी है। ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, इंसानियत को इम्पोर्टेंस देनी है, सीक्रेट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, रीजन पे बात करनी है। सेफ गार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वायलेंस से बचना है, ठीक है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हर स्फेयर में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, चाहे इंडिविजुअल या कलेक्टिव तौर पे, ठीक है, सब लेवल में। और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देनी है, क्योंकि वो तो मासूम है, ये हमारी ड्यूटी है। 86th अमेंडमेंट के द्वारा 11th ड्यूटी ऐड की गई थी। कौन सी ड्यूटी किस नंबर की है ये आपको याद नहीं करना, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? कहाँ से ली थी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसएसआर से या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मॉरल ओब्लिगेशन हैं, कोई हमारे लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है। हमें सर्व हैज कांस्टेंट रिमाइंडर टू द सिटीजन्स अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी ये डेमोक्रेसी में। इससे डिसिप्लिन प्रमोट होता है, देशभक्ति
और एनवायरनमेंट की अवेयरनेस, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, नेशनल यूनिटी, और इसी से हम अपने डीपीएसपी के गोल भी अचीव कर सकते हैं। लीगल बैकिंग ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है भाई? ये नॉन जस्टिसेबल है, डीपीएसपी की तरह फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। ठीक है, इतना याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971 प्रोटेक्ट्स फ्लैग एंड एंथम। ठीक है, तो कहीं मैच करने के लिए आ जाए तो किसके रिलेटेड है पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिंक टू द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 लिंक टू द ड्यूटी ऑफ सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, लिंक टू ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन 51 ए का सब सेक्शन के। इंपॉर्टेंट केसेस हैं एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट, ये केस कहता है थ्रू। ये बेशक नॉन इन्फोर्सेबल हैं बट पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम बाय लॉ। ठीक है, ये केस कहता है। फिर रंगानाथ मिश्रा कमीशन 1999 सजेस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी इन्फोर्स लाइक फंडामेंटल राइट्स की तरह इनको इन्फोर्स करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी ड्यूटीज़, पहले 10 थी बाद में 11 हुई, ये याद रखना है। 11th ड्यूटी 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देनी है, 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा। जस्टिसेबल हैं या नहीं? नहीं है, बट पार्लियामेंट कानून के द्वारा इन्फोर्स कर सकता है, जैसे ऊपर हमने कुछ कानून देखे। दे एक्ट एज कोड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर द सिटीजन्स। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई टू इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट हैं? स्टेट के अगेंस्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टॉपिक। आई होप आपको समझ आए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।